गुड मॉर्निंग। मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पुनित है और मैं आप सभी को पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक क्लास अपनी पहले हो भी चुकी है, हालांकि वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन हुआ था। उसमें अपन ने पढ़ा था कि पीडियाट्रिक होते क्या, किस सब पीडियाट्रिक में किन किन बच्चों को अपन इंक्लूड करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। इतनी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी नॉर्मली सुपरफिशियली। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पीडियाट्रिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। दो शब्दों से, कौन कौन से? पीडिया और एट्रिक्स। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड और एट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। यानी कि यहाँ से डेफिनेशन निकल के आ गई है। पीडियाट्रिक की डेफिनेशन ये है कि ऐसा विषय या ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी मेडिसिन की ब्रांच जिसके अंदर अपन बच्चों के हेल्थ इश्यूज, उनके ट्रीटमेंट और उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट के बारे में जिस विषय में अपन जानकारी लेते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट कहलाता है? पीडियाट्रिक कहलाता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन और इंट्रोडक्टरी पोर्शन पीडियाट्रिक का। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि इसमें कौन कौन से बच्चों को इंक्लूड करते हैं, यानी किस एज से किस एज तक के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि न्यू बॉर्न से लेकर, यानी कि जब बच्चे ने जन्म लिया है तब से लेकर बच्चा जब 18 ईयर्स ऑफ एज हो जाता है तब तक के जो बच्चे हैं उनको अपन किस में इंक्लूड करते हैं? उनका जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू हैं, उनके जो भी ट्रीटमेंट होता है, उनका जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे कौन से सब्जेक्ट में अपन स्टडी करेंगे? पीडियाट्रिक के अंदर। यानी कि 18 साल तक के बच्चों को किस में इंक्लूड किया जाता है? पीडियाट्रिक में इंक्लूड किया जाता है। देन अपन ने बात की थी कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसे कहा जाता है? अब्राहम जैकब को कहा जाता है। यानी कि इतनी चीज़ें अपन ने कल की क्लास में पढ़ ली थी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा इसके नीचे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अपन ने बात की, यानी कि मेडिसिन की वह ब्रांच जिसके अंदर चिल्ड्रंस के ट्रीटमेंट और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के जिस सब्जेक्ट में अपन बात करते हैं वो कहलाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहलाता है। आज अपन बात करेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। यानी कि केयर ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि एक बच्चा है वो जो जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसके केयर किस तरह से अपन को करना है, केयर करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे इसमें पढ़ेंगे अपन। केयर ऑफ न्यूबॉर्न टॉपिक में पढ़ेंगे। तो केयर ऑफ न्यूबॉर्न टॉपिक में सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियल असेसमेंट की। इनिशियल असेसमेंट यानी कि एक बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है और उसका अपन को असेसमेंट करना है, इनिशियल असेसमेंट। तो शुरुआत में अपन सबसे पहले असेसमेंट जो करेंगे वो इसका करेंगे, रेस्पिरेशन का असेसमेंट अपन करेंगे। यानी कि बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है या नहीं, उसकी अपन जानकारी लेंगे, उसका अपन असेसमेंट करेंगे। अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा जब बच्चा क्राई करेगा। यानी कि बच्चा अगर क्राई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो ट्रैक्ट है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है? ओपन हो चुकी है। लेकिन अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है तो इसका साफ साफ मतलब है कि बच्चे में रेस्पिरेशन जो ट्रैक्ट है वो ओपन नहीं हुई है पूरी तरह, रेस्पिरेशन में बच्चे की समस्या है। तो फर्स्ट पॉइंट था इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन देखना। और इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन अपन कैसे देखेंगे? क्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न के द्वारा। यानी कि बच्चा क्राई कर रहा है, इसका मतलब बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरी तरह से क्या है? खुल चुका है, ओपन हो चुका है। इनिशियल असेसमेंट का फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकंड टॉपिक है इनिशियल असेसमेंट का, अपन उसमें स्टडी करेंगे अपगार स्कोरिंग के बारे में। अपगार स्कोरिंग यानी कि अपगार स्कोरिंग के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अपगार स्कोरिंग ए पी जी ए आर, अपगार स्कोर के बारे में अपन जानकारी लेंगे। दूसरा जो इनिशियल असेसमेंट के बारे में जानकारी लेंगे, तो अपगार स्कोर में
एक तो अपन फर्स्ट मिनट पे असेसमेंट करेंगे, दूसरा अपन 5 मिनट में अपगार स्कोर का असेसमेंट करेंगे। ज़्यादा रिलायबल 5 मिनट वाला होता है। 5 मिनट वाला ज़्यादा रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है फर्स्ट मिनट के दौरान बच्चे के अंदर जो अभी जन्मा है तो उसके अंदर कुछ सिक्रेशंस हो, जिस वजह से अपगार स्कोरिंग की रीडिंग क्या है, गलत आ रही हो। इस वजह से अपगार स्कोरिंग की रीडिंग में अपने को समस्या हो सकती है। लेकिन जब अपन ने बच्चे की 5 मिनट पे अपगार स्कोरिंग की रिकॉर्ड किया है तो उसको अपन ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, क्योंकि तब तक अपन बच्चे के सारे सिक्रेशन से उनको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, तो अपगार में फर्स्ट क्या देखोगे, अपीयरेंस। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है स्किन कलर, यानी कि बच्चे की स्किन का कलर कैसा है। नॉर्मली बच्चे की स्किन का कलर पिंक होता है, लेकिन अगर बच्चे में साइनोस की शिकायत आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ब्लू कलर अगर आप देख रहे हो बच्चे की स्किन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड बच्चे के समस्या है। ठीक है, पी का मतलब होता है पल्स रेट, यानी कि हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट कितनी है। नॉर्मली जो बच्चा न्यूबॉर्न जन्म लेता है उसकी हार्ट रेट 120 से लेकर 160 तक अपन नॉर्मल मानते हैं। तो अपन हार्ट रेट देखेंगे कि 100 से ज़्यादा है या 100 से कम है। अगर 100 से ज़्यादा हार्ट रेट आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नॉर्मल अपन काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर 100 से कम अगर बच्चे की हार्ट रेट आपको रीडिंग में मिल रही है तो इसका साफ साफ मतलब है कि बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, यानी कि रेस्पिरेशन से हो सकता है कोई और समस्या बच्चे की हो रही हो, ऑक्सीजन की डिमांड वगैरह बराबर नहीं हो रही हो, नहीं मिल रही हो, उस वजह से पल्स कम आ रही हो। तीसरी जो चीज़ अपन पढ़ेंगे, जी ग्राइमेस। अपगार स्कोर में पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राइमेस का मतलब होता है सीधा सा रिफ्लेक्स से, यानी कि बच्चे के अंदर रिफ्लेक्स हैं वो हाइपर एक्टिव आ रहे हैं या रिफ्लेक्स हाइपो एक्टिव आ रहे हैं। हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बोलते हैं ग्राइमेस, यानी कि बच्चे का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है वो या तो अब्सेंट आ रहा है या हाइपो एक्टिव आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे में हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। ठीक है, तीसरा है ए। ए का मतलब है एक्टिविटी, और एक्टिविटी का सीधा मतलब होता है मसल टोन से संबंधित। बच्चे की अपन मसल टोन चेक करेंगे, एक्टिविटी बच्चा किस तरह की कर रहा है वो सारे के सारे किस में अपन इंक्लूड करेंगे, ए के अंदर इंक्लूड करेंगे, यानी कि अपगार स्कोर के अंदर ही ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सारा डिटेल से अपन जब अपगार स्कोर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपन डिटेल से जानकारी लेंगे। और लास्ट का ही लास्ट का है रेस्पिरेशन इफेक्ट, रेस्पिरेटरी इफर्ट, रेस्पिरेटरी इफर्ट। अब रेस्पिरेटरी इफर्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे में रेस्पिरेशन अब्सेंट है या रेस्पिरेशन प्रेजेंट तो है लेकिन इरेगुलर है या फिर रेगुलर है। अगर रेगुलर रेस्पिरेशन आ रहा है बच्चे का तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इरेगुलर आ रहा है तो हो सकता है बच्चे में कोई ना कोई समस्या है। और अगर रेस्पिरेशन अब्सेंट आ रहा है तो इसका मतलब बच्चे की डेथ हो चुकी है, बच्चा बिल्कुल डेथ है। तो अपगार स्कोर में अपन रेस्पिरेटरी इफर्ट भी काउंट करते हैं। रेस्पिरेटरी इफर्ट रेगुलर है कोई दिक्कत नहीं, इरेगुलर है तो बच्चे में समस्या हो सकती है, अपन को उसको उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे उन्हें। और अगर अब्सेंट है तो बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो ये इनिशियल असेसमेंट का था दूसरा टॉपिक, यानी कि आपको क्या चेक करना है, अपगार स्कोरिंग आपको चेक करनी है। कितनी नंबरिंग होती है, क्या नंबरिंग होती है, वो सारी अपन बाद में डिटेल से जानकारी लेंगे। तीसरा है आपको बच्चे के अंदर इनिशियल असेसमेंट में तीसरा क्या करना है, ग्रोस कंजेनाइटल एनोमलीज आपको चेक करनी है। ग्रोस कंजेनाइटल एनोमलीज का मतलब होता है कि बच्चे के किसी न किसी प्रकार की जन्मजात समस्या तो नहीं है। अगर जन्मजात समस्या अपन को मिल गई है तो अपन तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। तो अपन को इनिशियल असेसमेंट में तीसरी मतलब पहले क्या किया अपन ने,
रेस्पिरेशन को चेक किया था, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन हो चुका है या नहीं, कैसे किया था, ट्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न के द्वारा। दूसरा अपन ने अपगार स्कोर के बारे में जानकारी ली थी। और तीसरा आपको क्या करना है, ग्रोस कंजेनाइटल एनोमली असिस करनी है। ग्रोस कंजेनाइटल एनोमली असिसमेंट का मतलब है कि बच्चे की कोई ना कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो ये है तीसरा इनिशियल असिसमेंट। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। इनिशियल असेसमेंट में ये सारी चीजें अपन ने कर ली। अब आपको कंटिन्यूअसली बच्चे का क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन चेक करते रहने हैं। यानी कि आपको क्या चेक करने हैं, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यानी कि रेस्पिरेशन में बच्चे की समस्या है या नहीं, इसके कुछ एक साइन एंड सिम्टम हैं जिनको अपन ऑब्जर्व करेंगे। अगर वो साइंस आपको दिख रहे हैं उसका मतलब होता है कि बच्चे में रेस्पिरेशन में समस्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चे के हो चुका है। साइन और सिम्टम दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। साइन का मतलब होता है जो चीज़ अपन ऑब्जर्व करते हैं, नर्स जिसको ऑब्जर्व करती है वो तो कहलाता है साइन। और सिम्टम का मतलब होता है कि जो पेशेंट अपने को बता रहा है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन अपन को देखने हैं, ठीक है। तो साइन में आपको पहला देखना है नेजल फ्लेयरिंग हो रही है या नहीं। पहला साइन क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग। यानी कि नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है, नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है कि जब बच्चा श्वास ले रहा है तब उसके नोस्ट्रिल्स हैं वो फूल रहे हैं या फैल रहे हैं या नहीं। अगर श्वास ले रहा है, नोस्ट्रिल में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन नेजल फ्लेयरिंग यानी कि फूले हुए नोस्ट्रिल्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की समस्या हो सकती है। पहला साइन यही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। दूसरा साइन है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, यानी कि रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स बोला जाता है, उनमें रिट्रैक्शन हो रहा है, उसमें तनाव हो रहा है, उसमें किसी प्रकार का खिंचाव हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चे में कौन सी समस्या है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस की समस्या हो सकती है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटरकोस्टल मसल्स में खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे में हो सकता है रेस्पिरेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये था सेकंड साइन। पहला कौन सा था, नेजल फ्लेयरिंग, दूसरा था इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, और थर्ड साइन है ग्रंटिंग साउंड, ठीक है। ग्रंटिंग साउंड, ग्रंटिंग साउंड का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब बच्चा श्वास लेता है तो किसी प्रकार की कोई साउंड आपको नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर बच्चा श्वास ले रहा है और उसमें ग्रंटिंग साउंड, यानी कुछ ऐसा अपन को महसूस हो रहा है कि बच्चे के अंदर कुछ बज रहा हो, ग्रंटिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, किसी प्रकार की श्वास लेने के दौरान किसी प्रकार की साउंड अगर आपको अजीब सी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, ग्रंटिंग साउंड। यानी कि बच्चे के हो सकता है किस में समस्या हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो तीन साइन अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला कौन सा पढ़ा था, नेजल फ्लेयरिंग, सेकंड पढ़ा था इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, और थर्ड है ग्रंटिंग साउंड। अब बात करते हैं अपन आपको फोर्थ जो साइन है वो कौन सा देखने को मिल सकता है अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बच्चे की समस्या है। तो फोर्थ आपको साइन दिखाई देगा टेकिपनिया। नॉर्मली रेस्पिरेशन कितना होता है, 30 to 60 अपन न्यू बॉर्न में काउंट कर सकते हैं, लेकिन 60 से अबव अगर रेस्पिरेटरी रेट जा रही है तो इसका मतलब बच्चे के टेकिपनिया की समस्या, यानी कि बच्चे के किससे संबंधित समस्या है, रेस्पिरेशन से संबंधित समस्या हो सकती है। तो फोर्थ साइन है टेकिपनिया। और फिफ्थ और लास्ट साइन है साइनोसिस। साइनोसिस सभी का सुना हुआ है, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन आपको अगर ब्लू कलर की दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हो सकता है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही हो, तो रेस्पिरेशन से संबंधित समस्या हो रही है। तो लास्ट कौन सा है, फिफ्थ
साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, इसे बोला जाता है साइनोसिस। और ये लेट सिम्टम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेट सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन आपको मिल रहे हैं नेजल फ्लेरिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, टेकिपनिया और साइनोसिस। तो उस कंडीशन में जवाब क्या देना अपन को, साइनोसिस। यानी कि साइनोसिस एक लेट सिम्टम होता है किसका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। इनिशियल शुरुआती अगर आपको सिम्टम अगर पूछ लिए जाए तो शुरुआती सिम्टम आपको क्या मिलेगा, नेजल फ्लेरिंग। ये जो मैंने बताए हैं सारे के सारे क्रम से बताए हैं। तो लेट सिम्टम का क्वेश्चन अगर आप पूछ लिए तो आंसर क्या जाएगा, साइनोसिस। और इनिशियल सिम्टम अगर पूछ लिया गया है आपको तो उसका आंसर क्या जाएगा, नेजल फ्लेरिंग। या हो सकता है आपको ऑप्शन में इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन मिल जाए, नेजल फ्लेरिंग ना मिले तो, लेकिन अगर दोनों मिल रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा, नेजल फ्लेरिंग। तो ये चीजें पढ़ी हैं अपन ने केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर। अब ये जो टॉपिक है अपन ने जो कवर किया, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको जरूर ध्यान से देख लेना और नोट्स इसके बराबर बना लेना, सुन के जिस तरह से भी आप बना सकते हो उस तरह से। तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या असेसमेंट अपन बच्चे के अंदर करेंगे न्यू बॉर्न के अंदर। आज की क्लास यहीं अपन खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।